डॉट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ा था और आज की क्लास में एक विशेष प्रकार के बल की हम चर्चा करेंगे। वो है स्थिर वैद्युत बल, या साधारण भाषा में उसको कूलाम का बल भी हम कह सकते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है और उससे क्या रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ने होते हैं। तो मूल टॉपिक अपना हो गया स्थिर वैद्युत बल। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है ना। और स्थिर विद्युत बल का मतलब हो गया स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल, स्थिर विद्युत बल कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो अपने को शुरुआत करनी है वो करनी है आवेश से, कि आवेश जो है वो क्या चीज होती है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। आवेश यानी चार्ज। पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में जितने भी पॉइंट हैं उसके अपन नोट्स बनाते हैं ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हमें क्लियर हो जाएं। तो पहली चीज है कि आवेश होता क्या है। आवेश क्या चीज होती है? तो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का यदि स्थानांतरण करे, या तो इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन को वो त्यागे, ऐसी स्थिति में उस पर जो गुण उत्पन्न होता है वो गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न गुण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न गुण जो है वो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बारे में अपन अगली बात करते हैं कि या तो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकती है ना। तो यदि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उस पर धनावेश आता है, और यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो उस पर ऋणावेश आता है। तो अपना ये पॉइंट हो गया अगला। यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उस पर किस तरह का आवेश आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इसी में अगला पॉइंट हो गया कि यदि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो उस पर जो है वो किस तरह का आवेश आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अच्छा, यहां पे अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन यदि त्यागे जाएंगे या ग्रहण किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस पर आवेश आएगा, लेकिन साथ में द्रव्यमान की भी कमी या वृद्धि होगी। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण या ग्रहण करने के कारण द्रव्यमान में चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर द्रव्यमान में होती है कमी, कमी एवं ग्रहण करने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इस बात को यहां हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमसे क्या प्रश्न पूछा जाता है। वो ये कहता है कि ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का द्रव्यमान है m। ये दो काम करती है, या तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनावेशित हो जाती है और या इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऋणावेशित हो जाती है। ग्रहण कर सॉरी, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाती है। इन सबको हम इसका द्रव्यमान का नाम दे देते हैं। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। देखो, इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, मतलब कुछ द्रव्यमान वहां से निकल के चला गया। इसका मतलब धनावेशित जो वस्तु है उसका द्रव्यमान उसके मूल वस्तु के द्रव्यमान से क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है m1, ये मूल वस्तु के द्रव्यमान यानी m से क्या होगा? कम होगा। और यदि नेगेटिव आवेश वाले की बात करें तो नेगेटिव का मतलब है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को इसने ग्रहण किया है,
यानी कि इसका जो द्रव्यमान है मूल वस्तु के द्रव्यमान से अधिक होगा। धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान मूल वस्तु के द्रव्यमान से कम होगा और ऋणावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है वो मूल द्रव्यमान से अधिक होगा। ये पॉइंट है यहाँ पर। द्रव्यमान आवेश के साथ साथ जो है वो द्रव्यमान में भी चेंज आता है। अब अगला पॉइंट इसके बारे में अपने पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन जो इन सब का कारक है उसका खुद का कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। अगला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे वो ये है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक जो है वो दो प्रकार से यहाँ पे इसके मात्रक को लिखा जाता है। या तो आवेश का मात्रक लिखा जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, ये इसका व्युत्पन्न मात्रक है, और इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है कूलाम। एम्पियर इंटू सेकेंड या फिर कूलाम इसका मात्रक होता है। इसके अलावा इसमें अपने को नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है वो है कि आगे जो है वो अपन धारा के बारे में भी चर्चा करेंगे। वहां का जो बेसिक पॉइंट है वो यहीं से जुड़ा हुआ है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यदि सर्किट में आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसकी दर को धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और इसकी बाकी डिटेल जो है वो अपन धारा के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका यहाँ पे सूत्र हो जाएगा I बराबर, यानी धारा जो है वो आवेश प्रवाह की दर यानी Q/T होती है। और अगला पॉइंट इसमें है जो इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं कि आवेश जो है वो दो तरीके से वस्तु पर आता है, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पे आता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पे आता है। इस आधार पे जो है वो आवेश दो प्रकार का हो गया। कौन सा? धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन सा है यहाँ पे? एक तो पॉजिटिव यानी धनावेश और एक होता है नेगेटिव यानी ऋणावेश। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करें कि किसी वस्तु पर आवेश जो है वो कुल कितना हो सकता है। तो इसके लिए किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान का एक सूत्र है। पर उपस्थित आवेश का मान, तो इसका सूत्र होता है भैया Q बराबर ±NE। ये सूत्र दिया जाता है किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान जानने के लिए। और यहाँ पर जो इस सूत्र में N है वो यह है कि या तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की या ग्रहण गए, त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस सूत्र में जो प्लस माइनस है वो इस आधार पे लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं या ग्रहण किए गए। यदि त्यागे गए हैं तो यहाँ प्लस आएगा और ग्रहण किए गए तो यहाँ माइनस आएगा। इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। एन है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, और ये जो ई है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान हम ऊपर लिख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपन चर्चा करते हैं, ये किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान है। इसका एक एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे अभी, तो सारे पॉइंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा अपने पास पॉइंट ये है कि किसी भी वस्तु पर जो है ये जो आवेश है ये क्वांटीकृत राशि है। अगला पॉइंट जो है वो क्या है? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। अब यहाँ क्वांटीकृत राशि का मैं बेसिक मतलब समझा दूं कि वो राशि जो पैकेट के रूप में उपलब्ध होती है वो क्वांटीकृत राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि ये कोई वस्तु है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकती है, त्याग कर सकती है। अब मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इस पर जो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर जो आवेश आ गया वो +E, 2 को किया तो +2E, 3 को किया तो +3E, 100 को किया तो +100E और n को किया तो +Ne। इस तरह से देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश का पूरा पैकेट है, या तो वो पूरा त्याग किया जाएगा या उसको पूरा ग्रहण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन की छोटी वैल्यू से या इलेक्ट्रॉन की भिन्न वैल्यू से रिलेटेड कोई भी मान किसी भी वस्तु पर आवेश का नहीं हो सकता।
इसका मतलब हो गया कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। सीधा सीधा हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत राशि है, इसका मान हमेशा पैकेट के रूप में ही आदान प्रदान किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो पैकेट है, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो पैकेट है, कोई भी राशि क्वांटीकृत होती है उसको जो पैकेट होता है उसको कहा जाता है क्वांटा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश का क्वांटा होता है, क्योंकि इसी के रूप में जो है वो आवेश जो है वो ग्रहण किया जा रहा है या दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश का क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। क्वांटा शब्द का मतलब है वह पैकेट जिसमें आदान प्रदान किया जा रहा हो। तो आवेश एक क्वांटीकृत राशि और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो आवेश का क्वांटा कहलाता है। यदि आपसे पूछे कि आवेश के क्वांटा का कितना मान है, तो आवेश के क्वांटा का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यदि त्यागा जाएगा तो प्लस आ जाएगा और ग्रहण किया जाएगा तो माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें चर्चा करें कि एक और चीज आप आवेश के साथ में पढ़ेंगे, वो है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, और इसकी डेफिनेशन है किसी वस्तु के आवेश या किसी कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को उसका विशिष्ट आवेश कहा जाता है। किसी कण पर उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को आवेश का द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो इसका सूत्र अपने पास ये बना कि Qm से लिख देते हैं विशिष्ट आवेश को, या Qs से लिख देते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये कहता है किसी कण का कुल आवेश में उसके द्रव्यमान का भाग दे दो। इस तरह से जो राशि आती है वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक चार्ज कहलाती है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो इतनी बातें आवेश के बारे में ये जानिए। मैं इसको समराइज करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक साथ ले सकते हैं। तो ये आवेश के बारे में इतने पॉइंट हमें जानने होते हैं। ये आवेश हो गया कंप्लीट, कितने प्रकार के होते हैं, कितने मान होते हैं, से रिलेटेड सारी बातें हमने यहां कर ली। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कूलाम का नियम क्या होता है। तो अगली हेडिंग होगी अपनी कूलाम का नियम। देखिए, दो आवेशों के बीच में बल लगता है, ये बात क्लियर है। कितना लगता है, किस तरह से लगता है, इन सब बातों को हम कूलाम के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कूलाम के नियम के लिए हम दो आवेश मान लेते हैं पहले, कि एक आवेश यहाँ रखा हुआ और दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ है। दोनों बिंदु आवेश हैं। एक आवेश का मान है Q1 और एक आवेश का मान है Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। कूलाम दो स्टेटमेंट देता है। पहला स्टेटमेंट कूलाम ये देता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान, पहला स्टेटमेंट क्या है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती हो गया Q1 Q2 के। ये हमारा पहली इक्वेशन होगी। और दूसरा वो कहता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। ये फॉर्मूला सेम टू सेम गुरुत्वाकर्षण की तरह ही है। वहां पे लगने वाला बल जो है वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती था, और यहाँ पर जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होगा, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दोनों ही जगह हैं। यहाँ पे इस दोनों स्टेटमेंट को यदि हम एक साथ लिखें तो हमारे पास बल का जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस समानुपात को यदि हम बराबर में बदलें तो एक नियतांक लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का ये मान हो गया। यहां तक अपनी बात हो गई कूलाम के नियम में। अब इसमें आगे हम इसको एलेबोरेट करते हैं कि ये के क्या चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट लगाते हुए हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट सब लिखते हैं, नोट लगा लेते हैं और इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं आती है पॉइंट टू पॉइंट सब लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या है ये अपने पास। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो k है ये एक नियतांक है और इसका नियतांक का मान ज्ञात किया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ये इसका थ्योरेटिकल मान है। ये सूत्र है k का जहां से k का मान निकल के आता है। और यदि आपको k का आंकिक मान पूछे तो वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, ये k का आंकिक मान है। अब इसी में अगला पॉइंट हमारे पास जो बन के आता है वो ये बन के आता है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट हमने इस सूत्र में लिखा ये क्या चीज है। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में कहा जाता है कि ये निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम से आवेश कितना प्रवाहित हो सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है आवेश को प्रवाहित करने की, इस बात को कहा जाता है उस माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि वो निर्वात की विद्युतशीलता है। और निर्वात की विद्युतशीलता का अपना एक आंकिक मान होता है, उस वैल्यू को भी आप याद रखेंगे 8.854 गुणा 10 की घात -12 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दो बातें हैं। जो समानुपात को हमने बराबर में बदल के लिखा था वो हमारा जो है वो मात्रक था, एक नियतांक था सॉरी के, और उसकी वैल्यू थी 9 गुणा 10 की घात 9। जहां से वो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और वहां जो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है उसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। नेक्स्ट पॉइंट कूलाम के बारे में हमें यह पढ़ना है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था हमने कि गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, कभी भी प्रतिकर्षण नहीं लगेगा। लेकिन कूलाम का बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति का होता है। कूलाम बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है ये स्टेटमेंट, गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण का होता है और ये दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। अब अगला पॉइंट है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण लगेंगे कब कब। सजातीय आवेशों यानी समान प्रकृति के आवेशों में तो लगता है प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों में लगता है आकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों में क्या लगता है प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में लगता है आकर्षण। मतलब ये हुआ कि यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो लगेगा प्रतिकर्षण, और एक आवेश प्लस का है और एक आवेश माइनस का है तो लगेगा आकर्षण। अगला पॉइंट आता है इसके दिशा से संबंधित। तो कूलाम के बल की जो दिशा है वो सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कूलाम बल की दिशा सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्या है इसका मतलब, देखिए मान लीजिए कि अपने पास एक आवेश प्लस का है और एक आवेश यहां पे दूसरा भी प्लस का है। चूंकि ये दोनों सजातीय आवेश है तो इनमें प्रतिकर्षण लगेगा, तो इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण इधर लगेगा और इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण इधर लगेगा। इसमें देखो दोनों ये जो बल हमने बनाए एफ और एफ, ये दोनों इसी लाइन के अनुदिश है जिस लाइन पर ये दोनों रखे हुए हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। और मान लीजिए कि एक इनमें से प्लस होता और एक इनमें से माइनस होता, ऐसी स्थिति में ये इसको इधर आकर्षित करता और ये इसको इधर आकर्षित करता।
दोनों ही कंडीशन में देख लीजिए कि जो बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आ रहा है। तो ये इसमें पॉइंट हो गया। अच्छा, एक पॉइंट अब और इसी डायग्राम से निकल कर आता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पे बल लगाते हैं। यदि ये आवेश है वो इस पे बल लगाएगा और ये इस पे बल लगाएगा, दोनों आवेश एक दूसरे पे बल लगाते हैं, लेकिन ये बल जो है वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। दोनों आवेशों पर लगने वाला बल एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है। दोनों आवेशों पर लगने वाला बल बराबर व विपरीत दिशा में होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट हम बात करें कि कूलाम का जो बल है वो संरक्षी बल है, केंद्रीय बल है और दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये तीनों पॉइंट एक साथ ही लिख देंगे। क्या है ये? एक तो संरक्षी बल है। संरक्षी बल और असंरक्षी बलों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, है ना, कि इस बल के द्वारा किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह संरक्षी बल है। और केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल की चर्चा भी हम कर चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की तरह यह भी केंद्रीय बल है और दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन का मतलब है 1/r² के समानुपाती है, पालन करता है। ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक क्वेश्चन के तौर पर मैं इसको समझाता हूं। क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? किस कारक पर निर्भर नहीं करता? ये हमारा प्रश्न है और इसके ऑप्शन इस तरह से बनाते हैं। एक तो पहला तो लिख लेते हैं आवेशों के मान पर, दूसरा लिख लेते हैं मध्य की दूरी पर, तीसरा ऑप्शन इसमें अपने पास है दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पर, और चौथा लिख लेते हैं कण की प्रकृति पर या कण के द्रव्यमान पर। तो देखिए हमारे पास इसका जो सूत्र था ना, उस सूत्र से इसको समझते हैं। हमारे पास इसका सूत्र था K(Q1Q2)/r², और K को भी एलेबोरेट करके लिख लेते हैं तो 1/4πε0 Q1Q2/r²। तो साफ साफ दिख रहा है कि आवेशों के मान पर तो ये निर्भर करता है, मध्य की दूरी पर भी ये निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब इसमें देखो माध्यम की चर्चा हमने अलग से नहीं की है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कि K में जो है वो ε0 शामिल है और ε0 निर्वात का है। यदि यहाँ कोई और माध्यम होता तो उसकी चर्चा हो जाती। इसका मतलब माध्यम पर भी निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है वो गलत है। एक चीज पर यहाँ पे निर्भर नहीं करता, वो है कण के द्रव्यमान पर। तो बेसिकली आपको ये तीन बातें याद रखनी है कि कूलाम का बल किस किस राशि पर किस किस बात पर निर्भर करता है? आवेश के मान पर निर्भर करता है, बीच की दूरी पर निर्भर करता है और दोनों आवेशों के मध्य उपस्थिति माध्यम पर निर्भर करता है। इस बात को हम अब अलग से पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ेंगे कि आवेशों के मध्य जो ये बल लग रहा है, जिसको हम कूलाम का बल कह रहे हैं, ये माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग हो गई वो हो गई कूलाम बल पर माध्यम की निर्भरता। कूलाम बल पर माध्यम की निर्भरता।
कूलाम बल पर माध्यम की निर्भरता। इस चीज को समझने के लिए हमें एक विशेष राशि के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। वो विशेष राशि है आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसी को कहते हैं पराविद्युतांक। इस राशि को समझना पड़ेगा पहले। क्या है इस राशि की परिभाषा? यह कहता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के जो अनुपात है उसको जो है वो क्या कहा जाता है? विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहा जाता है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता या क्या कहा जाता है? पराविद्युतांक कहा जाता है। चलिए इसमें देखते हैं पॉइंट क्या बना। इसका जो सिंबल होता है वो होता है एप्सिलॉन आर, और ये कहता है माध्यम की विद्युतशीलता ऊपर माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाय निर्वात की विद्युतशीलता, इस राशि को कहते हैं। ये सब माध्यम की अलग अलग होती है। तो एप्सिलॉन आर का जो हमारे पास सूत्र बना वो बना एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहीं से जो है वो हम एप्सिलॉन की वैल्यू को एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन किसी माध्यम की, जो माध्यम हमें दिया हुआ है उस माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर उसका पराविद्युतांक है। इन जनरल आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू देता है और आपको जरूरत पड़ती है एप्सिलॉन की वैल्यू की, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू से हम जो है वो एप्सिलॉन नॉट से उसको गुणा करके एप्सिलॉन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कहा जाता है विद्युतशीलता। एक बात इसके बारे में और याद रखेंगे कि ये एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि है, अदिश राशि है, मात्रकहीन राशि। अब हम बात करते हैं माध्यम की उपस्थिति के बारे में कि वो क्या पॉइंट बनता है, क्या चेंज होता है बल पर। तो एक मान लेते हैं यहाँ पे आवेश है अपने पास Q1 और एक यहाँ पर ये दूसरा आवेश है यहाँ पर Q2, दोनों के बीच की दूरी है R, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है, कोई सा भी माध्यम हो सकता है, इन दोनों के बीच में माध्यम उपस्थित है। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल जो है F निर्वात होता तो उसको F नॉट नाम दे देता हूं मैं। निर्वात होता तो ये बल बनता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। निर्वात की स्थिति में इतना बल बनता। अब माध्यम की उपस्थिति में कितना बल बनेगा? तो देखिए माध्यम की स्थिति में यहाँ पे मैं जो बल बनेगा उसको F मीडियम यानी FM नाम दे दूं। 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, Q1 और Q2 की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक अंतर आएगा, वो आएगा कि जब निर्वात था तो निर्वात की विद्युतशीलता काम में ली, और माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता काम में लेंगे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन शब्द एप्सिलॉन आ जाएगा। अब इसको आगे हम बढ़ाएं तो देखो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन आर को बाहर ले लेते हैं और अंदर जो हमारे पास वैल्यू बची वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बची, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब ये कोष्टक में जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये तब की वैल्यू है जब उन दोनों के बीच में निर्वात था। ये देखो निर्वात वाली वैल्यू है, ये देखो, है ना। तो इसको F नॉट लिख सकते हैं। तो F मीडियम यानी माध्यम की उपस्थिति में किसी भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात वाले बल में एप्सिलॉन आर का भाग देने पर प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको यदि पराविद्युतांक दे दिया जाए तो आप उसकी लगने वाले बल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कितनी? निर्वात वाली वैल्यू में एप्सिलॉन आर का भाग देना पड़ेगा। तो ये अपने पास पॉइंट हो गया।
इसका एक दो न्यूमेरिकल हम करेंगे, लेकिन पहले इसको पॉइंट जो इसमें बचे हुए हैं उसका हम कंप्लीट करते हैं। इसमें एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे कि माध्यम की उपस्थिति में जो बल है वो सीधी सीधी दिख रही है, एप्सिलॉन आर का भाग लग रहा है, मतलब माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो कम हो जाता है। माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कम हो जाता है। एक आपको और याद रखेंगे कि जितने भी चालक हैं, धातुएं हैं, एप्सिलॉन आर का मान उनके लिए अनंत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि दो आवेशों के मध्य धातु या कोई चालक उपस्थित हो तो उनके मध्य कोई बल नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, देखो, अर्थात दो आवेशों के मध्य धातु उपस्थित होने पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। मान लीजिए कि आपको यह कहा जाता है कि एक आवेश आपको यहां दिया जाता है Q1 और एक आवेश आपको यहां दिया जाता है Q2, दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है R, लेकिन यह कह रखा है कि इनके बीच में कोई धातु का टुकड़ा रखा हुआ है। इनके बीच में धातु का टुकड़ा रखा हुआ तो यानी मीडियम रखा हुआ है। हमारे पास क्या सूत्र है कि मीडियम की उपस्थिति में बल लगाओ तो एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर लगाओ। अब धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो अनंत होता है, तो इसको हम लिखेंगे एफ नॉट बट्टा अनंत, और अनंत का भाग लगने का मतलब है एफ एम की वैल्यू, यानी मीडियम की उपस्थिति में जो बल है वो कितना जाएगा, 0। तो धातु या किसी भी चालक पदार्थ का यदि उपस्थित होगा दो आवेशों के मध्य तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए ये कहा जाता है कि दो आवेशों के मध्य निर्वात की उपस्थिति में बल 16 न्यूटन था। यदि आवेशों के मध्य एप्सिलॉन आर बराबर 2 पराविद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो बल क्या होगा, यह हमारा प्रश्न है। तो देखो, माध्यम की उपस्थिति में बल कैसे कैलकुलेट करेंगे। माध्यम की उपस्थिति में बल कैलकुलेट करने का सीधा सीधा तरीका है, निर्वात वाले बल में किसका भाग दो, एप्सिलॉन आर का भाग दो। निर्वात की उपस्थिति में बल कितना दे रखा है, 16 न्यूटन, एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है, 2, यानी कि उस माध्यम की उपस्थिति में उनके मध्य कितना बल लगने लग जाएगा, 8 न्यूटन का बल लगने लग जाएगा। अब ऊपर हमने Q बराबर NE वाला जो सूत्र पढ़ा था उससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल यहां हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि कोई वस्तु यदि किसी वस्तु पर 16 माइक्रोकुलाम का आवेश उपस्थित है, वस्तु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम क्वांटीकरण वाला सूत्र लगाते हैं। क्या होता है क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर NE। यहाँ पे सीधी प्लस की बात कर रहा है इसलिए मैं सीधा प्लस ले रहा हूं। वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान किसके बराबर आ जाएगा, Q बट्टा E। Q का मान कितना दे रखा है आपको, 16 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि माइक्रोकुलाम का मतलब होता है 10 की घात -6 कुलाम। नैनो कुलाम का मतलब होता है 10 की घात -9 कुलाम।
और पिको कुलाम यदि आपको दे रखा हो तो उसका मतलब होता है 10 की घात माइनस 12 कुलाम। ये कुछ सिंबल काम में लिए जाते हैं, माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम और पिको कुलाम। तो माइक्रो कुलाम यहाँ अपने को प्रश्न में दे रहा है, तो माइक्रो का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 6 कुलाम, तो 16 गुना 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा, और इसमें भाग लगेगा ई यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश का, तो ये कितना बनेगा 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा, 0.6 को इस पॉइंट को भी हटा के एक और ऊपर चला जाएगा ये। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ 10 की घात माइनस 19 जो है वो प्लस का गया है, इसको चेक कर लेते हैं। 16 गुना 10 की घात माइनस 6 पहले से मौजूद था, नीचे से 19 आया तो ऊपर आके प्लस, और एक पॉइंट को हटाने पर भी 10 बन जाएगा, बट्टा 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की घात 19 और 1 ये बन जाएंगे 20, और उसमें से 6 घट जाएगा तो ये आएगा 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉनों का उसने त्याग किया है। इतने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर उस वस्तु पर 16 माइक्रोकुलाम का आवेश आएगा। तो इस प्रकार से आवेशों से संबंधित और आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित और उसके माध्यम की उपस्थिति से संबंधित आज की अपनी ये क्लास थी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल .academy से।